गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक के हिसाब से हमें जो हमारा फर्मी डायरेक्शन फंक्शन है, फर्मिक डायरेक्ट फंक्शन ये लाइस मिडवे बताना है, मतलब सिमेट्रिक अबाउट EF। इसका मुझे डेरिवेशन बताना है आपको। पेपर में बहुत बार आया है ये वाला सवाल, ऊपर से थोड़ा इजी भी है। इसका मतलब क्या है समझो थोड़ा। आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया होगा, ये सब चीज़ें आपको प्रीरिक्विस्ट पता होंगी। ये मेरा EF है, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल का मतलब क्या होता है? कंडक्ट मतलब वैलेंस बैंड के अंदर कोई भी एक मैक्सिमम मतलब एट 0 केल्विन टेम्परेचर, इस वैलेंस बैंड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट एक्वायर करके है, उस एनर्जी स्टेट को हम फर्मी लेवल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये अभी मुझे सिमेट्रिक बतानी है। ठीक है, अभी ये नॉर्मल 0 केल्विन पे कंसिडर मत करना इस केस को, ये तो डेरिवेशन की बात है। मैं थोड़ी इंटरनल बात बता रहा हूँ। इसको अच्छे खासे टेम्परेचर पे कंसिडर करना जिसके अंदर कंडक्शन बैंड भी बना है अच्छा खासा। इसके नीचे कंडक्शन बैंड है, इसके नीचे वैलेंस बैंड है, मतलब नीचे वैलेंस बैंड ऊपर कंडक्शन बैंड, तो दोनों चीज़ें बन के और बीच में हमारा फर्मी लेवल है। ठीक है, तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलने की संभावना मान लो, कुछ देर के लिए मान रहा हूँ मैं, यहाँ पे मिलने की संभावना 60% है। मान लो 60% के ऊपर मिलने की संभावना, तो नीचे मिलने की संभावना कितनी हुई? बाय मैथमेटिक्स 40%। अगर ऊपर मिलने की संभावना 60% है तो नीचे मिलने की संभावना कितनी हुई? 40%। तो नीचे नहीं मिलने की संभावना कितनी हुई? 60%। देखो, ऊपर मिलने की संभावना मैंने अज्यूम की है 60%, तो नीचे मिलने की संभावना कितनी है? 40%। तो नीचे नहीं मिलने की संभावना वो कितनी है? 60%। और ये चीज़ क्या होती है? बराबर। तो इसी का डेरिवेशन है हमारा फर्मी डायरेक्ट फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट EF। इसका डेरिवेशन है ये, मतलब कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था एफ ऑफ ई होती है, एफ ऑफ ई ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक मैंने बताया था 1 माइनस एफ ऑफ ई ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ये वाला? तो इन दोनों को मुझे इक्वल बताना है, इक्वल बताना है। और ऊपर से वैसे ये ऊपर का पार्ट E2 और नीचे का पार्ट E1 क्यों समझ में आया? क्योंकि ये 60% ऊपर का है और 60% जो ये वाला है ये नीचे का है। तो इसकी एनर्जी मैंने यहाँ पे कुछ मैं E2 मानूंगा और इसकी एनर्जी कुछ मैं E1 मानूंगा नीचे वाले, और मैं अच्छे से डिराइव करके आपको बताऊंगा। तो ऊपर वाले का क्या लेना है मुझे? प्रोबेबिलिटी फंक्शन, फर्मी डायरेक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और नीचे वाले का क्या लिखा है, क्या लेना है? 1 माइनस एफ ऑफ ई, मतलब नॉन ऑक्यूपेंसी। तो ये 60% और ये 60%। नॉन ऑक्यूपेंसी का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे एफ ऑफ ई कितना है? 40, तो उसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो 60 बनेगा। आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब ये 60 और ये 40 60 नहीं रहते। प्रोबेबिलिटी हमारा जो प्रोबेबिलिटी हम कंसीडर करते हैं वो 0 से 1 के बीच में कंसीडर करते हैं। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे 0 से 100 तक कंसीडर किया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मिलने की संभावना 0.6 है इसके अकॉर्डिंग, तो नीचे मिलने की संभावना कितनी हो गई? 0.4। तो नीचे नहीं मिलने की संभावना कितनी हो गई? 0.6। तो ये नीचे वाला 0.6 और ऊपर वाला 0.6 क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसका डेरिवेशन है हमारा फर्मी डायरेक्ट फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट EF। ठीक है, मैं इसका नोट्स तो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, बस डायग्राम के साथ चलना है और अच्छे से डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन बहुत ही धांसू है इसका, मजा आएगा आपको। ठीक है, टॉपिक मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा EF, इसको मैं एनर्जी फर्मी बोल रहा हूँ। इसके ऊपर मैं एक एनर्जी कंसीडर कर रहा हूँ E2, इन दोनों के बीच का गैप कंसीडर कर रहा हूँ मैं डेल्टा E। ठीक है, इसके जस्ट नीचे मैं क्या E1 और इधर मैं कंसीडर कर रहा हूँ डेल्टा E। ठीक है, ये मेरा डायग्राम हो गया, ये एनर्जी का डायग्राम हो गया। ऊपर बढ़ी तो एनर्जी बढ़ती है। नीचे का क्या हो गया मेरा? वैलेंस बैंड। ऊपर का क्या होगा? कंडक्शन बैंड, जो कि हम नहीं दिखा रहे, हमारे डेरिवेशन में कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की। तो मैं फर्स्ट क्या ले रहा हूँ? जो E2 है। ऊपर वाले का क्या लेना है? एक्यूपेंसी। नीचे वाले का क्या लेना है? नॉन ऑक्यूपेंसी। मतलब ऊपर वाले का क्या निकालना है? एफ ऑफ ई। नीचे वाले का क्या निकालना है? 1 माइनस एफ ऑफ ई।
समझा? तो मैं फर्स्ट ऊपर वाले के लिए लगा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एनर्जी कितनी है, ये बेस लेवल है आपका EF, तो उसमें डेल्टा E जोड़ूंगा तो E2 बन रहा है। मतलब देखो आपके पास पहले से 5 रुपये है और आपने 10 रुपये कमाए, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 15 रुपये। इन द सेम सेंस पहले से मेरे पास EF है, यहाँ पे इस लेवल पे एनर्जी EF है और उसमें मैं डेल्टा E जोड़ रहा हूँ, मतलब EF प्लस डेल्टा E हो गया मेरा EF प्लस डेल्टा E, ये मेरा हो गया E2। अब मुझे इसका बताना, इसका भी रेफरेंस मैं EF से पकड़ूंगा। यहाँ पे एनर्जी EF, उसमें से मैंने 5 खर्च किए, मतलब मेरे पास यहाँ पे 10 एनर्जी थी, मैंने 5 खर्च किए तो मैं E1 पे आ गया, समझा? तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा EF माइनस डेल्टा E। अब ये चीज़ें आपको एज ए इंजीनियर स्टूडेंट आपको बच्चों वाली लग रही होंगी, बट समझाने के लिए हम करना पड़ता है ये सब, ठीक है? तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फर्मी वाला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, छोटा f ऑफ E, छोटा f उसका E इज इक्वल टू 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF अपॉन KT, ठीक है? ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है? यहाँ पे मुझे करना क्या है, फर्स्ट चीज व्हाट आई वांट टू डू इज दैट कि मैं एक बार इसके लिए लगाऊंगा, फिर 1 माइनस एफ ऑफ ई करके इसके लिए लगाऊंगा। तो फर्स्ट केस में E2 के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है? तो फॉर E2 तो इसको रिप्लेस कर दूंगा, जहाँ जहाँ E है उसको मैं E2 से रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है? तो एफ ऑफ, ये तो जनरलाइज फार्मूला है ना, तो उसको हमें मेन हमारे डेरिवेशन के फार्मूले के हिसाब से बदलाना पड़ेगा। 1 प्लस E की पावर E2 माइनस EF। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ही थोड़ा रफ करके कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा वो चीज़ें। E2 क्या है मेरा, EF प्लस डेल्टा E, इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, एक ही लाइन में ना लिखिएगा इसे, फर्स्ट डेल्टा E और वो क्या था मेरा माइनस EF, ठीक है? फिर ये प्लस EF से माइनस EF कट गया, तो इसको काट ही देते हैं, ठीक है? प्लस EF से माइनस EF कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, ये वाली वैल्यू होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कंसिडर कर दिया, ठीक है? अब ये डायग्राम आपके दिमाग में रखिएगा, ये प्रोसेस आपके दिमाग में रखिएगा। अब मैं सेम E2 के लिए E1 के लिए लगा रहा हूँ, E1 के लिए लगा रहा हूँ फंक्शन, उसको इक्वेशन 1 दिया मैंने। अभी नीचे वाले के लिए क्या निकलना है, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी आप देखो, जब भी डेरिवेशन करोगे ना तो दिमाग में रखना, ऊपर 60% मैंने इमेजिन किया, नीचे 40%। ऊपर 60% मिलने की संभावना है तो नीचे 40%, तो नीचे नहीं मिलने की संभावना कितनी है, 60%। नहीं मिलना मतलब नॉन ऑक्यूपेंसी, उसको 1 माइनस एफ ऑफ ई से लिखूंगा मैं, समझ रहे हो? ये मेरा फॉर्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, 1, मतलब सबसे पहली चीज़ तो मैं 1 माइनस करूँगा, फिर एफ ऑफ ई, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? अब मैं किसके लिए लगा रहा हूँ, E1 के लिए लगा रहा हूँ, इस चीज़ के लिए लगा रहा हूँ, E1 के लिए। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखना, और E1 आई एम राइटिंग दिस, तो 1 प्लस E1 माइनस EF के T, ठीक है? पेपर में आएगा भाई, 6 मार्क का सवाल आ जाएगा, तो अच्छे से डिराइव करना उसको, ये नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे। फिर 1 EF, E1 कितना है मेरा, EF माइनस डेल्टा E, EF माइनस डेल्टा E माइनस EF से EF कट गया, तो इधर क्या आ गया, डेल्टा E माइनस डेल्टा E आ गया, और नीचे कितना है, KT, ठीक है? यहाँ तक हमने अभी तक किया है। अब मैं नहीं क्या स्टेप थोड़ी यहाँ पे कर रहा हूँ, इस साइड मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना होता है, 1 प्लस E की पावर माइनस डेल्टा E KT, यहाँ पे फिर -1 अपॉन 1 प्लस E डेल्टा E KT, ठीक है? ये 1 से ये 1 कट गया, +1 -1 कट गया, ठीक है? तो पूछ के इसके आगे की स्टेप लिख रहा हूँ, कोई मैटर नहीं है, मैंने नोट्स शेयर किए हैं इसके आपके पास, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है कि क्या चल रहा है करके। तो इसको मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को नीचे ला रहा हूँ, इस चीज़ को नीचे ला रहा हूँ, ठीक है? तो 1 प्लस E की पावर माइनस डेल्टा E KT, इस चीज़ को मैं
नीचे ला रहा हूँ ये माइनस में, तो नीचे आके क्या हो जाएंगी प्लस, तो ई की पावर प्लस डेल्टा ई के टी। ठीक है, अब इस चीज़ का अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1/1 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ई डेल्टा ई के टी, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, थोड़ा बाजू में समझा रहा हूँ। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा डेल्टा ई के टी और ई की पावर डेल्टा ई के टी, तो इनके बेस सेम है तो इनकी पावर का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, और इनका प्लस माइनस बोल के 0 हो जाएगा। ई की पावर 0 यानी 1, तो ये हो जाएगा 1। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 चेक करना, दोनों सेम आई होंगी। तो इक्वेशन 2 हमने किसके लिए, और इक्वेशन 1 हमने किसके लिए लिखी थी, एफ ऑफ ई 2। इक्वेशन 2 किसके लिए लिखी थी हमने, 1 माइनस एफ ऑफ ई 1। तो इन दिस वे योर फर्मी डायरेक्शन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ई एफ। ये आपका छोटा सा डेरिवेशन हो गया, तो इसको अच्छे से करना है हमें, समझ गया। ठीक है, अभी जो भी मतलब थोड़ा बहुत पीछे का बाकी था वो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मिटा दो मेरे को इतना दम था नहीं, तो मैंने आराम से लिया इस इक्वेशन को। अभी जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनके लिए मतलब फर्मी फंक्शन होता क्या, फर्मी फंक्शन क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी दिखाता है। ये तरह के प्रोबेबिलिटी फंक्शन होते हैं, डेंसिटी स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन पेपर में यही आएगा, फर्मी डायरेक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्सप्लेन करने को आएगा तो मुझे प्रोबेबिलिटी फंक्शन कौन सा फर्मी वाला एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दैट इज फर्मी फंक्शन। फर्मी फंक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की संभावना बताता है कि कहाँ मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में हमने इलेक्ट्रॉन की संभावना के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के उसका आंसर 1 किया था, उसी तरह से यहाँ पे हम 1 तो नहीं करेंगे, बस वी आर दैट एफ ई इज टेलिंग अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वेयर वी विल गेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्मी फंक्शन के लिए मैं ऑलमोस्ट आपको कुछ, सबसे पहली चीज़ तो मुझे फार्मूला बताना चाहिए एफ ऑफ ई। पेपर में थ्योरी आएंगी तो मुझे लिखता आना चाहिए फर्मी फंक्शन के बारे में, ई माइनस ई एफ डेल्टा मतलब के टी। ठीक है, के टी ये आपका फार्मूला हो गया। इसके अंदर जो के है उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10 की पावर 23 होती है, 23 ये के की वैल्यू होती है। पेपर के अंदर ये याद हमें नहीं रखना है, पेपर के अंदर हमें सिंपल पता होना चाहिए के और टी का मल्टीप्लाई 0.026 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ। के टी का डायरेक्ट आंसर याद रखना 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से निकाल के, रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कैल्विन में करेंगे तो शायद 300 कैल्विन आता है। डिग्री के अंदर अगर हम 273 जोड़ते हैं तो कैल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके अंदर हम एफ ई क्या बताएंगे, प्रोबेबिलिटी बताएंगा। तो मुझे क्या करना है, 3 केसेस मतलब टेम्परेचर 0 के लिए मुझे चीज़ें कैलकुलेट करनी है, और टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे टेम्परेचर मतलब इसके लिए हमें रिजल्ट बनाने हैं। तो एफ ऑफ ई क्या है, मेरा फर्मी वाली चीज़ है। तो ये फर्मी फंक्शन है वो टेम्परेचर 0 पे कैसे एक्ट कर रहा है और टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 पे कैसे एक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये है। कल ये टॉपिक हुआ है तो मैं एज ए जिसने मतलब अटेंड नहीं किया उसके लिए ये प्रॉपर मतलब है, तो आपको अटेंड करना है इसको अच्छे से। मैं ई एफ लिख रहा हूँ, नीचे है हमारा और ऊपर है हमारा कंडक्शन बैंड। इसको सी बी से डिनोट करता है, इसको वी बी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पेपर के अंदर हमें क्या क्वेश्चन आएगा, फर्मी फंक्शन का अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेरिएशन बताओ। अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन का अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेरिएशन बताओ तो भी क्या एक्सप्लेन करके आना है, फर्मी फंक्शन के टेम्परेचर की बाकी इसके टेम्परेचर हमें, बाकी फंक्शन के टेम्परेचर के रिलेशन हमें पता नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी आपको एक डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम के साथ ये टॉपिक अच्छे से एंड हो जाएगा, फर्मी फंक्शन का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कंसीडर कर रहा हूँ कि टेम्परेचर 0 से ज़्यादा है। टेम्परेचर किससे ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर इक्वल टू 0, 0 केल्विन पे बातें हो रही है। सिंपल 0 केल्विन पे मुझे इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, नीचे। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, नीचे।
ऊपर कुछ रहता है नहीं, ऊपर क्या रहता है, एम्प्टी, मतलब नीचे मिलने की संभावना कितनी है, 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। अगर 100% नीचे मिल रहा है तो नीचे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। ऊपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। तो एफ ऑफ ई फंक्शन जो है वो नीचे क्या रहेगा, 0, और ऊपर क्या रहेगा, अब मतलब नीचे रहेगा 1, ऊपर रहेगा 0, ठीक है। तो इसमें मुझे 3 केस हम देखेंगे इसके अंदर। पेपर मतलब बुक के अंदर एक चीज़ गलत लिखी है, जब ये और ये बराबर हो जाएंगे उस केस के लिए। तो जब टेम्परेचर 0 रहेगा और मेरा मान लो जो ई है मेरा ग्रेटर देन ई एफ है, ठीक है, मान लो एनर्जी यहाँ कहीं तो भी है जो ई एफ से बड़ी है, ठीक है, उस केस के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और मुझे पहले से पता है टेम्परेचर 0 केल्विन कंडक्शन बैंड में कुछ होता ही नहीं है, अबव ई एफ देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, दैट मीन आंसर इज गोइंग टू बी 0। हमें आंसर पहले से पता होना चाहिए, तो मैं फिर भी यहाँ पे हम डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस ई माइनस ई एफ, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, अपॉन के टी मतलब ये 0, यहाँ पे टी कितना है, 0 है, ठीक है। तो 0, एनीथिंग अबाउट 0 दैट इज इंफिनिटी, ई की पावर इंफिनिटी, ई की पावर इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी, 1 प्लस इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी दैट इज 0। तो ऊपर मिलने की संभावना 0 है, कब, जब t इज इक्वल टू 0 एंड e इज ग्रेटर देन ई एफ, ठीक है। अगर हमें रिजल्ट पहले से पता हो ना तो हम मस्त पैकी डिराइव कर देंगे। अभी सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे उल्टा लिख रहा हूँ, जब मान लो मेरी यहाँ मिलने की संभावना मुझे देखनी है, ई लेस देन ई एफ के अंदर मुझे देखनी है, तो उस केस में मैं बस यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ये थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है, एज अ रिविजन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बट आप समझ पाओगे यहाँ पे भी अच्छा खासा। तो ई लेस देन ई एफ मतलब यहाँ की बातें चल रही है, यहाँ पे मिलने की संभावना कितनी है, 1, तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए, मुझे पहले से पता होना चाहिए, कब, जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो, बिकॉज ऑल द सेमीकंडक्टर एक्ट हैज रूम टेम्परेचर एज इंसुलेटर, दैट इज there is no electron in conduction band, no electron is conduction band, that is there is no free electron, that means they cannot conduct the electricity at room temperature। पर हालांकि आजकल के सेमीकंडक्टर एडवांस हो रहे हैं तो दे कैन कंडक्ट, कैन का इस्तेमाल किया हूँ मैं, शुड विल वुड इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो ई माइनस ई एफ मतलब ये चीज़ें ऊपर निगेटिव आ गई क्योंकि ई छोटा है ना, ये 5 में से 10 घटाओगे, मान लो ई एफ बड़ा है इस अकॉर्डिंग, तो 10 5 माइनस 10 मतलब -5 मतलब निगेटिव आएगा, नीचे 0, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 प्लस ये इन्फिनिटी नीचे जाएगा तो 1 बाय ई की पावर इन्फिनिटी दैट इज 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी कितना हो गया, इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी दैट इज 0, तो 1 बाय 1 दैट इज 1। अब ये स्टेप वीडियो को बार बार देख लेना तो हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरी मैथमेटिक्स की चीज़ें बता देता हूँ, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है और 1 बाय 0 इन्फिनिटी होता है, कभी याद रखने के लिए, ये आप रिप्लेस कर देना, समझा। तो यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया और ये 1 बाय 1 हो गया, इसके इसलिए हो गया। अब लास्ट चीज़ हम टेम्परेचर 0 के लिए देख रहे हैं, जब चीज़ें बराबर होगी, जब बराबर होंगी, इसके लिए बुक में शायद गलत दिया है बट इट इज़ नॉट डिफाइंड, वाई, बिकॉज ये दोनों बराबर है मतलब 0, नीचे टेम्परेचर 0, 0/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, तो फर्मी लेवल इस पे 0 है। अगर फर्मी लेवल पे प्रोबेबिलिटी देखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, तो उस केस में इसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा, तो आप अच्छे से लिख के आना, ई माइनस ई एफ वहाँ पे 0/0 करना, फिर बोलना नॉट डिफाइन है, तो मतलब यहाँ पे नॉट डिफाइन है। अभी अगले की तरफ जा रहे हैं हम, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा दिया, और इस केस में हमको बाकी चीज़ें स्टडी नहीं करनी, टेम्परेचर जब बढ़ेगा हमको सिर्फ इसके बारे में स्टडी करना है, ई इज इक्वल टू ई एफ पे क्या होगा भैया, ये स्टडी करना है, ठीक है। ई ग्रेटर देन ई एफ, ई लेस देन ई एफ, उसमें हमें स्टडी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वेरी करेगा। देखो एट टी इज इक्वल टू 0 सब चीज़ें नीचे है, इस ई एफ के नीचे ही है, क्योंकि ई एफ क्या है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ हो सकती है तो वो ई एफ फर्मी लेवल हो सकती है, मतलब उसके ऊपर है ही नहीं ना, इट्स मतलब डेफिनेशन इटसेल्फ बोलती है, तो नीचे ही हो गए, ऊपर नहीं हो गए। लेकिन जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नीचे के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, नीचे क्या क्रिएट होंगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड होल फॉर द पर्टिकुलर दिस चैप्टर,
ठीक है, होल को हम पॉजिटिव डिनोट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज बोल सकते हो ना, पॉजिटिव हो रहा है। मतलब अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब वो बॉडी पॉजिटिव हो रही है ना, बस। तो नीचे होल क्रिएट हो रहा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अलग अलग आंसर आएगा ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो हम इंटरेस्टेड है। और इसका आंसर मुझे पहले से पता होना चाहिए, कितना आना चाहिए, 0.5। पहले से पता होना चाहिए कि इसका आंसर 0.5 आना ही चाहिए, ठीक है। अब वो तो हम डिराइव करेंगे, 1 + e की पावर, ये कितना हो गया 0, जब ये दोनों बराबर है तो 0, नीचे क्या होगा, कुछ टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। एनीथिंग बाय 0 दैट इज 0, तो 1 प्लस ये 1/2 दैट इज 0.5, समझ गया। 0.5 कैसे है, बाय मैथमेटिक्स मैंने क्लैरिफाई किया है। अब लास्ट चीज़ हमें डायग्राम जो है वो बनानी है। डायग्राम एक बार देख लेना, यहाँ पे मैं f(e) का फंक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं एनर्जी का फंक्शन लिख रहा हूँ। बुक के अंदर ये उल्टा देके आपके अंदर, आप उल्टा सीधा जो मर्जी पढ़े करो, आपको समझ में आएगा वाला डायग्राम। उसमें सिर्फ पैरामीटर चेंज किए, x और y का रिलेशन था तो y और x का कर लिया, और हमें ये भी बना के आया तो ये सही है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर 0 के लिए देख रहा हूँ मैं ये ग्राफ, और T1 greater than this T, and then something that is called T2 that is greater than T1 that is greater than T, मतलब 3 टेम्परेचर के देख रहा हूँ। पहला तो 0 है मेरा, मान चुका हूँ, फिर T1 T2, ठीक है। इसका ग्राफ याद रखने का तरीका ऐसे कर लेना, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, ये मैं ग्राफ जैसे बना रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखना। मैं ग्राफ कैसे बनाया हूँ वो थोड़ा सोच के बनाना, ठीक है। ये टेम्परेचर 0 पे मान लेते हैं, ये टेम्परेचर 300 मान लेते हैं अपने हिसाब से, इसको टेम्परेचर 600 मान लेते हैं। मैं डायग्राम समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस डायग्राम। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही जगह पे टच किया है, और उस केस में प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं 0.5 बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं क्लैरिफाई करूँगा आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा गाढ़ा बना रहा हूँ, आपके पास अगर कलर पेन हो तो यहाँ पे गाढ़ा करना, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी बताएंगे मुझे, ठीक है। अब देखना, ये मेरा EF है, जब मेरा टेम्परेचर 0 है, टेम्परेचर 0 है, और मेरा टेम्परेचर क्या है 0, टेम्परेचर 0 के लिए हमने 3 केस देखे, E greater than EF, E less than EF और E equal to EF। इक्वल टू EF मतलब नॉट डिफाइंड, और E अगर लेस देन EF है, अगर एनर्जी EF से नीचे है टेम्परेचर 0, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 1। तो देखो E मतलब इस ये एनर्जी ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो जब E EF से ज़्यादा है, जब ये E EF से ज़्यादा हुई तो इतने केस में प्रोबेबिलिटी 0 हुई, क्यों? जब E EF से ज़्यादा होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। तो देखना प्रोबेबिलिटी 0 है। और नीचे वाले केस को देखना, नीचे वाले जब E लेस देन EF हो, मतलब यहाँ की एनर्जी, जब E लेस देन EF हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, इसलिए मैंने 1 के इधर ये किया है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं, समझा? और दूसरी चीज़, ये टेम्परेचर 0 के लिए हमने किया। अब मैं टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊंगा ना तो ये ग्राफ में नहीं, क्या ये चीज़ें बढ़ेंगी बराबर। ये ग्राफ बनाने का तरीका याद रखना कैसे बन रहा है, यहाँ पे एक ही जगह पे ज्वाइन करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अभी सबसे पहले तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें भी 3 केस है, ये वाला तो हमने डिराइव किया, E इज इक्वल टू EF, बट E ग्रेटर देन EF और E लेस देन EF हम डिराइव नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो डायग्राम से आराम से समझा जा सकता है। जब E इज इक्वल टू EF हो, मान लो टेम्परेचर ग्रेटर है, जैसे ये वाला टेम्परेचर 300, इसका आप देखना, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आगे टच कर रही है, मतलब 0.5 है, समझ में आ रहा है? जब मतलब ये जो मेरा एनर्जी है, जब यहाँ पे EF के बराबर हो जाएगा, ये एनर्जी ऐसे होते होते जब ये EF के बराबर हो जाएंगी तो उस केस में बस ये यहाँ पे टच कर रहा है, दैट इज 0.5, समझा? और सेकंड 2 हमें इसके रिजल्ट अलग से
मैं जूम इन जूम आउट करके आपको बता रहा हूँ। एक ऊपर केस के लिए ले रहा हूँ, एक नीचे केस के लिए ले रहा हूँ। ये सब मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ। मैं डायग्राम जूम करके बता रहा हूँ ताकि वहाँ पे समझ में आया ना आया करके। मैं 3 यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये 0 वाला है, ये 300 वाला है और ये 600 वाला है, ठीक है। देखो 0 में प्रोबेबिलिटी 0, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कुछ तो भी होंगी, मान लो 0.2, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मान लो कुछ तो भी होंगी 0.3। दैट मीन्स अबव EF, जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है 0 से 300 से 600, तो ऊपर मिलने की संभावना बढ़ती जा रही है। एंड दैट इज सिंपल मैन, क्योंकि नीचे जो इलेक्ट्रॉन है, ये फर्मी, ये हमारा कंडक्शन बैंड, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। तो 0 से 300 हुआ तो प्रोबेबिलिटी इतनी हुई, फिर इससे इतनी हुई तो प्रोबेबिलिटी इतनी हुई, ठीक है। और जब होते होते EF के बराबर हो गई तो प्रोबेबिलिटी 0.5 हो गई। सिंपल। अभी हम नीचे के लिए जाते हैं, यहाँ के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। अभी नीचे की बात करेंगे, नीचे कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये 0 वाला है, ये 300 वाला है, ये 600 वाला है, ठीक है। अब इसमें देखना अबव मतलब EF के नीचे, बिलो EF, उस केस में देखना 0 केल्विन पे प्रोबेबिलिटी 1 थी, 300 पे कितनी थोड़ी कम हो गई, 600 पे थोड़ी कम हो गई। और सही बात है, जब ये चीज़ें यहाँ से ऊपर जाएंगी तो यहाँ की मिलने की संभावना कम होती जाएंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नीचे से ऊपर जाते जाएंगे, अबव EF प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएंगी, बट बिलो EF प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ये आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन याद रखना है। पेपर में कुछ नहीं, सिंपली डायग्राम बना के आना है, ठीक है। बाकी पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, फर्मी फंक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये डायरेक्ट डायग्राम ये अच्छे से सॉल्व करके 2-3 पेज का आंसर चेक किया ना वहाँ पे। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज़, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ प्लीज़, मैंने क्या इसको समझा रहा हूँ, इसका एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 14, मुझे पता होना चाहिए। इसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EG होता है, मुझे पता होना चाहिए। दूसरा है जर्मेनियम, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर मैं निकलता हूँ, इसमें 10 जोड़ दो, फिर 4s2 जोड़ दो, फिर 4p2 जोड़ दो, तो ये जोड़ने के बाद जितना भी आता है हम लोग 24 2 26 और 28 के आसपास आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं निकालूंगा उसको, भूलूंगा नहीं। 0.272 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है मेरा EG, ठीक है। ये 2 चीज़ें मुझे याद होनी चाहिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे याद होना चाहिए। तो मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे याद होना चाहिए। सेकंड, जर्मेनियम का, ये चैप्टर इजी है, आप इजी वे में लीजिए इसको। 2s2 2p6 3s2 3p2 cp6 3d10 4s2 4p2, समझा। हमारा काम क्या है, बाहर से, हमारा काम सिर्फ बाहर से, अंदर के क्या है, इनर मोस्ट। तो अंदर का कुछ फर्क पड़ता नहीं है, अंदर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर का ही फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये सिलिकॉन आइटम है, ये सिलिकॉन आइटम है, अगर ये बहुत दूर है तो उनका जो एनर्जी का लेवल होता है, हर एक n = 1 पे, n = 2 पे, n = 3 पे, मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहा हूँ, ये मान लो 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p6 है, ये 3s2 है, ये 3p2 है। तो जब ये सिलिकॉन आइटम बहुत दूर है भाई, बहुत दूर आइसोलेटेड आइटम है, तो उस केस में इनके हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो डिस्क्रीट एनर्जी होंगे। और डिस्क्रीट एनर्जी कौन सी, इसकी E1 होंगी, इसकी E2 होंगी, इसकी E3 होंगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं सिलिकॉन को पास लाते जाऊंगा तो इनर मोस्ट के अंदर तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटर मोस्ट के अंदर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लो ये 3p2 है, तो किसी दूसरे सिलिकॉन के एटम के 3p2 के साथ इंटरेक्ट करके उनकी एनर्जी
स्प्लिट हो जाती है, उसी को हम एनर्जी बैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन के साथ पढ़ने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हो तो आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें प्रीक्विस्ट होंगी शायद। अभी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ डायग्राम, इसलिए मैं इसके ऊपर उतना समय नहीं खर्च कर रहा हूँ। डायग्राम कैसे आएगा? फर्स्ट चीज़ सिलिकॉन का बना रहा हूँ मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। अभी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन में नहीं दिखा रहा, मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस d मान रहा हूँ, इधर मैं एनर्जी मान रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस है, मतलब कोई सिलिकॉन एटम बहुत दूर है, कोई सिलिकॉन एटम बहुत दूर है इतने डिस्टेंस के ऊपर, तो उस टाइम ये इनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। जैसे मैं थोड़ा डिस्टेंस कम करता हूँ, ये 2 सिलिकॉन एटम है, इनको मैंने पास किया तो एनर्जी लेवल क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, ठीक है। एनर्जी लेवल क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। दैट मीन्स जब ये एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो जो उनके आउटर मोस्ट शेल के जो एनर्जी होंगी वो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी, कुछ इनकी इतनी होगी। 3s2 वालों की इतनी फैल गई, इनकी इतनी फैल गई, ठीक है। फिर जब मैं और नज़दीक लाता हूँ यहाँ पे C डबल डैश, ये नेमिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, तो इस केस में फिर ये पूरा मर्ज हो जाएगा, समझ रहे हो? ये पूरा मर्ज हो जाएगा, मतलब 3p2 और 3s2 के अंदर की जितने भी ये है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएंगी। दैट मीन्स अब इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकती है एनर्जी लेवल के अंदर। आपको लग रहा होगा भाई 3p2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अपने इतने एनर्जी लेवल कैसे दिखा दे? ऐसे लाखों करोड़ों एवोगाड्रो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम को अगर मैं देखूंगा तो उसके अंदर इतनी एनर्जी तो आई जाएंगी। हर एक 3p2 के हर एक सिलिकॉन के एटम की अगर एनर्जी स्प्लिट होगी तो इतनी हो सकती है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद फाइनल में क्या हो जाएगी? एनर्जी स्प्लिट हो जाएंगी ये, और इसी को ही आप पढ़ते हो एज अ बैंड स्ट्रक्चर। मतलब आपके अंदर जितने भी सेमीकंडक्टर डायग्राम बना है ना, वो ये वाली बना के, नीचे बैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड, बीच में गैप। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे जैसे आप दूरी एक सटीक दूरी पे कम करोगे 1 1 1, क्योंकि सिलिकॉन अभी दूर है लेकिन मुझे सेमीकंडक्टर बनाना है, मतलब मुझे बहुत सारे सिलिकॉन पास लाने हैं। पास ला के मान लो मैंने ये मेरा पेन है, ये सिलिकॉन का बना है, सेमीकंडक्टर है मान लो, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो पर्टिकुलर भी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में एट रूम टेम्परेचर एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे? नीचे। दैट मीन्स इन वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में नहीं होंगे, मतलब कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, इसलिए ऊपर क्या रहता है आपकी बुक में लिखा रहता है कि ऊपर एम्प्टी होता है, नीचे फुल फिल होता है, ठीक है। और ये बीच के गैप को बोलते हैं ईजी, मतलब इतनी एनर्जी दूंगा तो वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। दैट मीन्स अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। तो ये आपका हो गया डायग्राम। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़, यहाँ पे डायग्राम में कुछ चीज़ें लिखी है, मैं आपको समझाऊंगा वो चीज़ें कैसी है। देखो यहाँ पे नहीं क्या 6n स्टेट्स है, 2n इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कितनी है? 2n स्टेट्स है और 2n इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स p के अंदर मैक्सिमम 6 सबशेल होते हैं, p1 p2 p3 p4 p5 p6। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ। दैट मीन्स p के अंदर कैपेसिटी कितनी? 6 की, इसलिए 6n स्टेट्स। और इसके अंदर है कितने? अभी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2n इलेक्ट्रॉन। तो 6n स्टेट्स है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है अभी, ठीक है। ये किसका हो गया? एक सिलिकॉन का। लेकिन जब n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम होंगे तो 6n स्टेट्स और 2n इलेक्ट्रॉन्स। सेम यहाँ पे जिसके अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम, तो 2n स्टेट्स, और अभी भरे कितने हैं? 2n इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाके पूरा एनर्जी बैंड मर्ज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 8n स्टेट्स और 4n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली 4n स्टेट्स ऊपर और 0 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहाँ पे 4n स्टेट्स नीचे और जितने भी वो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए? नीचे। ये मैंने समझाया है।
आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपके सारे सेमीकंडक्टर इसके अंदर आपको दिखते हैं। सेम आपको जर्मेनियम के लिए पेपर में एक्सप्लेन करना है, पेपर में सीधा एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, एनर्जी बैंड लेवल, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिलिकॉन एक्सप्लेन करो। डायमंड हो तो उसके लिए मतलब डायमंड तो नहीं, जर्मेनियम हो तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 4p2 और 4s2 उनके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डायग्राम ऐसे बना के आना, कोई कुछ नहीं करेगा, डिस्टेंस को कम करते रहना, नेमिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। एंड द फाइनल चीज़ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 3n लेवल है और यहाँ पे 1n लेवल है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।